हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की इस शानदार सीरीज़ में। इस समय हम लोग अपना 23वां सेशन आज करने जा रहे हैं। पिछले 22 सेशन यदि आपने नहीं देखे हो इस सीरीज़ के तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पूरा आधुनिक भारत का इतिहास एक क्रम में समझ में आ जाए। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। सभी लोग एक बार कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सभी को आवाज़ आ रही है? नमस्कार, जय हिंद। कुछ दिनों से गला खराब चल रहा है, थोड़ा सा इन्फेक्शन है गले में, इस वजह से आपकी क्लास डेली नहीं हो पा रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये बाधा दूर हो जाएगी। सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है आपको? जो लोग मुझे नहीं सुन पा रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए, परफेक्ट, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा इस सीरीज़ का 23वां सेशन है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सेशन में आ चुके हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। यदि आपने किसी कारण से अभी तक लाइक नहीं किया है, आप भूल गए हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। सभी लोगों से अनुरोध है, और इसे शेयर कर दीजिए। यदि आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, यदि आप हमारे काम की सराहना करना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस सेशन को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है, यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 30,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, लगभग होने वाले हैं, ठीक है। अभी अगले कुछ पलों में हम लोग 30,000 का आंकड़ा छूने वाले हैं, और ये सब आप लोगों के प्रेम और सहयोग की वजह से हो पाया है। इसी तरह से आप लोग बने रहेंगे, हम और आगे जाएंगे। अभी बहुत सारा रास्ता तय करना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है चंचल कुमार सर ऑफिशियल। टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में और मिलने वाली हैं। अभी तो बहुत कम चीज़ें आपको वहाँ मिल रही हैं। आने वाले समय में आपको पूरा करंट अफेयर्स के नोट्स, आपको दूसरे एडिशनल जो टेस्ट वगैरह हैं, जो काफ़ी सारे फ्री टेस्ट हो गए, उनके क्वेश्चंस या टेस्ट पेपर्स, इसके साथ साथ एनसीईआरटी से लेकर हर एक चीज़ आपको वहाँ पर अभी मिलने वाली है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप अपने, ठीक है, तैयारी के लिए, सहायता के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो टॉपिक है, पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट से पहले पिछले सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, अंतिम बार जब हमारी ये क्लास हुई थी तो हम लोगों ने बात की थी भारत में स्वराज पार्टी के बारे में, ठीक है। कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई, किन्होंने की, किन उद्देश्यों को लेकर हुई, किस प्रकार से महात्मा गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक गांधी दास पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, स्वराज पार्टी ने चुनाव में भाग लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से और भारतीय संवैधानिक इतिहास के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आपने साइमन कमीशन वाली क्लास नहीं की हो तो प्लीज़ साइमन कमीशन को ज़रूर देखिए। उसकी रिपोर्ट की मुख्य बातें बहुत काम की हैं, जो आपको इतिहास और पॉलिटी दोनों में काम आती है। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद में हम लोग नेहरू रिपोर्ट पर एक रिपोर्ट और पढ़ेंगे। इसका संबंध किससे है? दरअसल जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, क्योंकि भारतीयों ने तो आपको पता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, हमें साइमन कमीशन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो कई सारे भारतीय जो है ना, वो क्या है, वो विरोध में थे, है ना। साइमन कमीशन के लगभग सारे भारतीय विरोध में थे। तो भारतीयों के उस विरोध की वजह से जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश में उस समय जो भारत सचिव थे ब्रिटेन में, लॉर्ड बर्केनहेड, दरअसल वो गुस्सा हो गए। भारत सचिव का गुस्सा इस बात को लेकर था कि आप जो है
हमारे इस कमीशन का विरोध कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। क्या आप में इतनी योग्यता है कि आप जो है भारतीय, क्या आप खुद का अपना एक संविधान बना सकते हैं? क्या आपको संविधान के बारे में कुछ पता भी है, या आप ऐसा कोई संविधान बना सकते हैं जो भारत में सभी को स्वीकार हो? मैं चुनौती देता हूं आपको। लॉर्ड बर्किनहेड साहब ने ये चुनौती भारतीयों को गुस्से में दी। क्यों दी समझ में आया आपको? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि खुद को तो कुछ आता नहीं है, हम कर रहे हैं तो उसमें मीन मेक निकाल रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को खाना बनाना नहीं आता है और जब कोई व्यक्ति उसको खाना बना के खिलाता है तो उसमें दोष निकालेगा, तो वो क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि आपको तो बनाना आता नहीं है और मैं आपको बना के दे रहा हूं, तो आपको उसमें दिक्कत हो रही है, तो आप खुद बना लीजिए। ऐसा बर्किनहेड साहब ने भारत में लोगों को चुनौती दी कि आप जो है क्या करें। भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे उसको देख के और उससे चिढ़ के और भारतीयों को क्या किया, आप समझ रहे मेरी बात? कमेंट करके बताते भी जाएं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। पूरा माजरा समझने की कोशिश करिए, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बर्किनहेड साहब ने दी आपको एक चुनौती। भाई ये बात है 24 नवंबर 1927 की कि यदि है दम तो बना के दिखाओ एक ऐसा संविधान जो सारे भारतीयों को स्वीकार हो, नहीं तो फिर प्रदर्शन करना बंद करो, विरोध करना बंद करो। अब हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। भारत के लगभग सभी जो पार्टीज थी उस समय की, जितने भी दल थे, उनको इस बात का बुरा लगा और उन्होंने कहा कि आप दम की बात करते हैं, हम आपको बना के दिखाते हैं। एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई दिल्ली में कि भाई कैसे इस पे आगे, क्योंकि बर्किनहेड साहब को जो ना हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे, कैसे लॉर्ड बर्किनहेड के मुंह पे तमाचा मारा जाए। तो 29 राजनीतिक संगठनों ने भाग लिया, एक दो भी नहीं। उस समय की 29 राजनीतिक पार्टियां उस बैठक में आई ये तय करने के लिए कि आगे क्या करना है। लेकिन आपको तो पता है कि हमारे अंदर भी काफी मतभेद हुआ करते थे, हमारी आपसी फूट बहुत ज्यादा थी। इस वजह से बर्किनहेड साहब की इस चुनौती पर कोई निर्णय लिया नहीं जा सका, बैठक में कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कोशिश की, मई 1928 में फिर से हमने एक बैठक बुलाई और इस बार फिर हमने वही कोशिश की कि कैसे बर्किनहेड साहब की चुनौती का जवाब दिया जाए। देना तो पड़ेगा, दुनिया में आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। यदि आप लोगों को कभी कोई कह दे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी छोड़ दो, यदि कोई आपसे कह दे कि यूपीएससी की तैयारी छोड़ दो या तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो जरूर करिए, उसको दिखाइए कि वो गलत था, उसको गलत साबित करिए। कई बार दुनिया को जवाब देने के लिए भी, बताने के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको एज अ मोटिवेशन यूज कर सकते हैं किसी की बात को, और उसकी बात को दिल पे लेके आप जो है अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो हर व्यक्ति का जवाब देने का अपना तरीका होता है। किसी आदमी ने आपको भला बुरा कहा और आपने उसको चाटा मार दिया, ये एक तरीका हुआ। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं ना, वो इस तरीके पर नहीं चलते, वो जवाब तो देते हैं सही समय आने पर, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसके बाद मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। वैसा ही मामला हमारे साथ भी था। हमने फिर इसकी कोशिश की और भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए हमने एक समिति बनाई कि जो भारत के उस संविधान का, जिसको बनाने का हमको चुनौती दी गई है, एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। क्या करेगी? एक प्रारूप तैयार करेगी। और इस समिति में कुल मिला के 9 सदस्य थे। कितने थे? इस समिति में 9 सदस्य थे और समिति के अध्यक्ष का नाम था मोतीलाल नेहरू। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, कई लोग इन्हें जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पिता के तौर पर। हालांकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता से कहीं अधिक थे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि मोतीलाल नेहरू उस समय भारत की बड़ी शख्सियतों में से एक थे। बहुत बड़े वकील थे, जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया था, ठीक है, एक नाम कमाया था, प्रतिष्ठा और सम्मान कमाया था। लेकिन पुत्र जो है वो उनसे आगे निकल गया और आजकल जो है पिता को लोग पुत्र के नाम से जानते हैं। वैसे भी एक पिता के जीवन में इससे बड़ी सफलता नहीं मानी जाती कि लोग उसको उनके पुत्र के नाम से जाने। जो ऐसे पुत्र होते हैं ना कि जो ऐसा कुछ करते हैं जिनकी वजह से लोग उनके पिता को जानते हैं, तो वो अपने माता पिता का जीवन धन्य बना देते हैं।
कभी भी आप पूछिए, कोई पिता ऐसा नहीं होगा जीवन दुनिया में जो ये चाहेगा कि मेरा पुत्र मेरे नाम से जाना जाए। एकमात्र माता पिता ही ऐसे होते हैं जो कि आपकी सफलता से खुश होते हैं, ठीक है। आपके सफलता में उनको अपनी सफलता दिखाई देती है, अपने जीवन की सार्थकता दिखाई देती है, ठीक है। एक आईएएस ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जो है नालायक बने, बल्कि हर एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है वो भी चाहेगा कि उसका बेटा आईएएस बने। अब पंडित मोतीलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इस समिति को नेहरू समिति कहा जाता है। आगे बात समझ में, ये नेहरू समिति के नाम से जानी जाती है और इसमें इनके पुत्र भी थे, मतलब पिता पुत्र दोनों समिति में थे। जवाहरलाल नेहरू इसमें एक जो है सदस्य थे, इसके सचिव थे, और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक और बड़ा नाम तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, वो इस समिति में थे। सुभाष चंद्र बोस, ये भी उस समय युवा थे। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक करियर की जीवन की शुरुआत थी, तब वो बहुत बड़े नेता नहीं माने जाते थे। आप आज के सुभाष बोस की तरह मत देखिए, बहुत यंग थे और अनुभवी नहीं थे उस समय के हिसाब से, तो छोटे नेता माने जाते थे, फिर भी इस समिति में शामिल हुए। एमएस अणे, अली इमाम, शोएब कुरैशी, मंगल सिंह सिंध, जीआर प्रधान, ऐसे कई सारे नेता जो हैं और युवा, इस जवाहरलाल नेहरू भी युवा थे, सुभाष चंद्र बोस भी युवा थे, ये इस समिति में शामिल हुए। अब इस पूरी समिति ने जो है मेहनत करके और आखिरकार जवाब दिया किसको, बर्केनहेड को, दिखा दिया कि भारतीयों में इतनी क्षमता है कि वो अपने लिए कानून बना सकते हैं, संविधान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि उनको ऊपर वाले ने दी है, इतनी क्षमता उनमें है। तो इस तरीके की एक रिपोर्ट बन गई, इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अब नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है, उस समय के हिसाब से ये रिपोर्ट अपने आप में बड़ी आधुनिक थी। क्या आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को भारत में संविधान का, जो हमारा भारत का संविधान, उसका ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट मतलब कि इस नेहरू रिपोर्ट की बहुत सारी बातें आपको भारत के संविधान में दिखाई दे जाएंगी। आप इस पूरी रिपोर्ट की बातों को पढ़ने के बाद आखिरकार खुद भी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि वास्तव में नेहरू रिपोर्ट को भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से प्रावधान थे इस रिपोर्ट के जो इस रिपोर्ट को हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट की पहली बात थी कि इसने भारत में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा। बहुत सालों से हम अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दो, औपनिवेशिक स्वराज दे दो, मतलब आप शासन करते रहो हमारे ऊपर, लेकिन हमको अपने लिए शासन करने का अधिकार दो, मतलब मेन आप रहोगे पर हम अपने हिसाब से चीज़ों को कर पाए, इतना हमको अधिकार दे दो। हम पूरी आज़ादी उस समय नहीं मांग रहे थे, आपको पता है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक आदि ने भी होम रूल की मांग की थी, आप सब जानते हैं, होम रूल वही स्वराज। तो हम अंग्रेजों से स्वराज मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। ये वैसा ही है कि आप किसी मकान में रह रहे हैं, उस मकान का मालिक कोई और है जो कहीं और रहता है, लेकिन आप उस घर में किराएदार की तरह और आप उस घर का अपने हिसाब से उपयोग करते हैं, जो चाहे आप उस घर में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा हम लोगों ने मांगा नेहरू रिपोर्ट में। फिर दूसरी इसकी बात थी कि भारत जो है इस संविधान के अंतर्गत एक संघ होगा। आज भी हम एक संघ ही हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, राज्यों का संघ है। तो एक संघ होगा, इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। आज भी भारत में आपको 2 सदनीय विधानमंडल दिखाई देता है ना, राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे द्विसदनीय विधानमंडल की मांग की गई। प्रांतों में द्वैध शासन नहीं होगा। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से जो प्रांतों में द्वैध शासन दिया गया था, हमने कहा कि वो हटा दो। नेहरू रिपोर्ट में ये मांग की गई कि द्वैध शासन को हटा के और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, ये अच्छी बात थी। इसके अलावा गवर्नर जनरल जो है ना, वो भारत में जो अपने आप को बड़ा सर्वशक्तिमान मानता है, मानता क्या है, वो था, गवर्नर जनरल को बहुत पावर थी। तो गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख होगा और उसकी शक्तियों में कटौती होगी। जैसे आजकल आप राष्ट्रपति को देखते हैं ना, भारत के राष्ट्रपति क्या है, हमारे राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है ना। संवैधानिक प्रमुख है मतलब सारी शक्तियां मंत्री परिषद के पास में है, प्रधानमंत्री के पास में है, और वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख है।
ऐसा नेहरू रिपोर्ट में भी था कि गवर्नर जनरल तो होगा, क्योंकि हम आज़ाद थोड़ी हो रहे हैं, हम तो डोमिनियन है। गवर्नर जनरल होगा, लेकिन गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख होगा, शक्तियां उसके पास नहीं होगी। दूसरी, फिर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होगी। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार से भारत में जिस सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, हमने ये मांग की कि सांप्रदायिक निर्वाचन को हटा दो, क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर विभाजन कर रही है, हिंदुओं को मुस्लिमों से, अन्य धर्मों से अलग कर रही है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्तमान संविधान में है क्या? नहीं है ना। यही मांग की थी इन्होंने। इसकी जगह आरक्षण होगा, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, कुछ स्थानों का आरक्षण कर देंगे। और आज भी आपको पता है कि भारत में आरक्षण तो है ना, आरक्षण है, सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं है वर्तमान में भारत में। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी आपको संविधान देता है। 18 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को भारत में जो नागरिक है वोट देने का अधिकार है। तो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को जो वोट देने का अधिकार है, इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ये इन्होंने उसमें मांगा था नेहरू रिपोर्ट में। महिलाओं के लिए समान अधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, भाई आज भी भारत में महिलाओं को समान अधिकार है ना। अनुच्छेद 14, 15, 16, ठीक है, ये आप सब पढ़ते होंगे ना, तो आपको पता होगा कि महिलाओं को समान अधिकार है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो ये महिलाओं के समान अधिकार, धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण, ये एक पंथ निरपेक्ष राज्य की बात कर रही है रिपोर्ट। और भारत का संविधान आपको पता है कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अनुच्छेद 25 से 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं ना संविधान ने। तो मैं नेहरू रिपोर्ट को भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहूं कि नहीं कहूं? क्या ये कहना उचित है? आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट को भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाना कहां तक उचित है? तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल उचित है, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रावधान है जो वर्तमान संविधान में आज भी दिखते हैं। नागरिकता की परिभाषा दी गई थी इस रिपोर्ट में। इसमें 19 मूल अधिकारों की बात की गई। बताइए, क्या आपको भाग 3 में संविधान ने मूल अधिकार नहीं दिए हैं? इस रिपोर्ट में आपके मूल अधिकारों, उस समय रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार बड़ी बात थी। आ गया समझ में? तो नेहरू रिपोर्ट में आपको मूल अधिकारों की जो है बात की गई। फिर सिंध को बंबई से अलग प्रांत बनाया जाए। उस समय सिंध जो है बंबई का हिस्सा हुआ करता था, आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, उसको हालांकि प्रांत बनाने की बात की गई थी। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की सिफारिश, इन्होंने ये भी रिपोर्ट में बात थी कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। वो अलग बात है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने इससे मना कर दिया, फिर भी हमको भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। आपने धर कमीशन, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग, ये पूरा इतिहास पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ राज्य पुनर्गठन का इतिहास भारत में। देशी रियासतों के नरेशों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया गया। इस तरह नेहरू रिपोर्ट को हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो रिकॉर्डेड सेशन को देख लेना वापस से, एक बार, दो बार, जितनी बार चाहे, और समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो किसी टीचर की, तो आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेहरू रिपोर्ट हो गई। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के संविधान के ब्लूप्रिंट वाला मामला भी हमने देख लिया। आगे क्या हुआ? रिपोर्ट तो आ गई, हालांकि बर्किनहेड साहब ने इस रिपोर्ट को पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा तो होगा, पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी वो हमें नहीं पता। हालांकि उनको जवाब तो जरूर मिल गया होगा। इतनी बात तो तय है कि बर्किनहेड साहब को ईंट का जवाब पत्थर से मिल तो गया, है ना। आगे प्रतिक्रिया की बात करें तो अंग्रेजों ने तो इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस मांगा था, वो अंग्रेज देना नहीं चाहते थे। सांप्रदायिक निर्वाचन खत्म नहीं करना चाहते थे, तो अंग्रेजों ने तो इसको माना ही नहीं। और ऑब्वियस कि अंग्रेज इसको क्यों मानेंगे? ये रिपोर्ट ऐसी थी जो भारत को आगे ले जाने वाली थी और अंग्रेज भारत को पीछे ले जाने वाले थे। तो इस रिपोर्ट को ब्रिटिश ने स्वीकार नहीं किया। अब ये तो समझ में आता है, ठीक है, आपका विरोधी जो है वो आपके खिलाफ जाए वो समझ में आता है, पर आपका अपना अपने खिलाफ जाता है तो फिर क्वेश्चन उठता है कि आपका अपना अपने खिलाफ क्यों गया है।
इस रिपोर्ट में इस समिति में जो 2 सदस्य थे, एक तो पुत्र ही थे जो मोतीलाल नेहरू साहब के, जवाहरलाल नेहरू, और एक सुभाष चंद्र बोस, दोनों युवा। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। आपको भी लगेगा कि इनको क्या प्रॉब्लम हो गई। इनको दिक्कत ये थी, पूरी रिपोर्ट इनको अच्छी लगी, इनको कहीं दिक्कत नहीं थी, इनको सिर्फ एक प्रावधान में दिक्कत थी जहां पिता ने पुत्र की चलने नहीं दी और पिता ने जो है पुत्र के खिलाफ काम किया कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा। जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे हो, जब मांग ही रहे हो तो आज़ादी मांगो भाई, है। जब आपको मीठा खाने की इच्छा है तो किसी से शक्कर क्यों मांग रहे हो, रबड़ी मांगो, रस मलाई मांगो, गुलाब जामुन मांगो, है ना। तो इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस नहीं, आज़ादी की मांग करो, पूर्ण स्वराज की मांग करो। मोतीलाल नेहरू साहब ने मना कर दिया। अब आप बोलोगे मोतीलाल नेहरू साहब को क्या दिक्कत थी। मोतीलाल नेहरू साहब ने कहा कि बड़ी मुश्किल से डोमिनियन स्टेटस पे भारत में लोग एग्री हुए हैं, अगर हम लोग डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़ जाएंगे तो फिर जो है वो मतभेद हो जाएगा। हम आज़ादी मांगेंगे पर आज़ादी कुछ समय के बाद मांगेंगे। इसमें मोतीलाल नेहरू साहब का साथ जो है वो महात्मा गांधी जी ने भी दिया। इस मामले में महात्मा गांधी भी मोतीलाल नेहरू के साथ थे, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी मोतीलाल नेहरू के साथ थे कि अभी डोमिनियन स्टेटस मांगो, अभी समय नहीं आया है आज़ादी मांगने का, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू साहब की ये बात पुत्र को नागवार गुजरी। जवाहरलाल नेहरू साहब ने उस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, सुभाष चंद्र बोस ने भी कर दिया। दोनों ने कहा कि नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू साहब की इस रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद इन दोनों ने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा गया ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, अखिल भारतीय स्वतंत्रता लीग। अगर आपको हिंदी में समझना हो तो अखिल भारतीय स्वतंत्रता संघ, ठीक है। इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर ली। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जो उस समय मुस्लिम लीग के बड़े नेता बन गए थे, उन्होंने भी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनको लगा कि इसमें मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, सांप्रदायिक निर्वाचन तुमने खत्म कर दिया, ठीक है, इस तरह की चीजें हमको खत्म नहीं करनी है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और इसके खिलाफ उन्होंने अपना एक अलग राग अलापा, अपने कुछ 14 सूत्री मांगे सरकार से रखी, जिसको जिन्ना की 14 सूत्री मांगे कहा जाता है। इस तरह से ये नेहरू रिपोर्ट वाला मामला आगे बढ़ गया। समझ गए आप लोग। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जहां से आपको देखना है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का जो इतिहास है एक नए रास्ते पे चला गया, एक नया रुख अपना लिया उसने। दरअसल ये एक आंदोलन भी है, अपने आप में बड़ा जन आंदोलन भी माना जाता है, और ये एक टर्निंग पॉइंट भी अपने आप में भारत के इतिहास में है। अब हम बात करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की और उसके साथ जो दांडी यात्रा हुई थी या दांडी मार्च हुआ था उसके साथ, कि आखिर क्यों हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ, समझने की कोशिश करिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, बहुत बड़ा आंदोलन था। और इतना बड़ा आंदोलन किसी एक कारण से नहीं होता, अचानक से नहीं होता, एकाएक नहीं होता, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती हैं। थोड़ी सी मैं आपको पृष्ठभूमि समझा दूं तो आपको आसानी होगी, क्योंकि आमतौर पर बच्चे जो है ना इन चीजों को रटने की कोशिश करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, समझो। पृष्ठभूमि ये है, एक तो नेहरू रिपोर्ट को जो है अस्वीकार कर दिया जवाहरलाल नेहरू साहब ने और कुछ लोगों ने उनके साथ, तो उस रिपोर्ट की वजह से कांग्रेस में थोड़े से मतभेद हो गए थे। अब जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी जी से धीरे धीरे दबाव डाला उनके ऊपर कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, आप हमारा साथ दीजिए। आखिरकार कांग्रेस ने मान ली बात कि ठीक है हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे, पर अभी नहीं, 2 साल के बाद, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा कि 2 साल दे दो, 2 साल के बाद में हम, अगर सरकार 2 साल का समय दे दो, सरकार हमें डोमिनियन स्टेटस दे दे तो ठीक है, नहीं तो हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने फिर दबाव डाला, नहीं 2 साल तो बहुत है बापू, 1 साल कर दो, 1 साल का समय सरकार को दो, 1 साल में आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं मिले तो फिर आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने मान ली। दरअसल 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ
इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस ने तय किया कि थोड़ा समय देते हैं सरकार को डोमिनियन स्टेटस के लिए, अगर वो दे दे तो ठीक है, नहीं तो 1 साल के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज मांगेंगे। आगे समझ में? कब की बात है, जरा सीक्वेंस को समझो। 1928 में सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया कि आप जो है हमें क्या दोगे, डोमिनियन स्टेटस। नहीं दिया तो हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे, हम आज़ादी मांगेंगे, और आज़ादी से कम पर हम लोग जो है मानने वाले नहीं हैं। अब 1 साल हो गया। 1928 की बात को 1929 में 1 साल हो गया, सरकार के कान में जूं भी नहीं रहेंगी और सरकार ने जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, आपको आंदोलन करना है। महात्मा गांधी और कांग्रेस को पता था कि बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। 1929 में महात्मा गांधी ने पूरे भारत का दौरा किया, समझ रहे हैं, पूरे भारत का दौरा किया और सबसे ये कहा कि आंदोलन के लिए तैयार रहो, सीधी लड़ाई शुरू होने वाली है भाई, रचनात्मक काम बहुत हुए, अब हम सीधी लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरी आज़ादी की मांग हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हुई। नवंबर 1929 में महात्मा गांधी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इससे भी लोग गुस्सा हो गए, लोग भड़क गए। ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से पहले ही भड़के हुए थे, लाला लाजपत राय की मृत्यु से भी भड़के हुए थे। इसके साथ साथ नेहरू रिपोर्ट के बाद जिस तरह की चीज़ें, उससे भी गुस्सा थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया, महात्मा गांधी जी को भी। अब कांग्रेस को एक चीज़ क्लियर थी कि हमें तो पूर्ण स्वराज मांगना है। ठीक है अब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में। कब हुआ? दिसंबर 1929 में। और ये अधिवेशन हुआ उस समय पंजाब की राजधानी लाहौर में। उस समय पंजाब प्रांत की राजधानी हुआ करती थी लाहौर, जहां कांग्रेस का वो ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, जहां से बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 1929 की बात है, दिसंबर की। अब 1 साल बीत चुका था, है ना। सरकार ने गोलमेज सम्मेलन की बात कर ली थी कि गोलमेज सम्मेलन करवाएंगे, हमें वो भी समझ में नहीं आ रहा था कुछ मामला। आखिरकार ये तय किया गया कि पूर्ण स्वराज मांगना है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 28 में पिताजी अध्यक्ष थे, 1929 में बेटाजी अध्यक्ष हो गए। तो जवाहरलाल नेहरू साहब तो पहले ही कह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज मांगना चाहिए। अब उनकी बात चल गई और उन्होंने जो है क्या किया, अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये अधिवेशन जब हुआ तो इन्होंने आखिरकार कांग्रेस का लक्ष्य घोषित कर दिया, पूर्ण स्वराज, कि अब हम लोग जो है आज़ादी से कम कुछ भी नहीं मानेंगे। हम अब सरकार से डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगेंगे, अब आज़ादी। अब चाहे तुम हमें कुछ भी दो, हम आज़ादी से कम में मानने वाले नहीं। 31 दिसंबर की बात है। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर इन्होंने रात में तिरंगा फहराया और तय किया कि हम 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब तुम हमें आज़ाद करो या मत करो, हम आज़ादी मांगेंगे और हम ये मानेंगे कि हम आज़ाद हैं। तो इस तरीके से आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया और तय किया गया कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। आ रहा है समझ में? इसके लिए इन्होंने बड़ा काम किया भाई। जगह जगह स्वतंत्रता के बारे में लोगों को बताया, शपथ दिलाई गई, लोगों को आज़ादी की शपथ दिलाई गई। लोग शपथ लेते, तिरंगा झंडा फहराते और इस तरीके से जो है ये मामला आगे बढ़ता चला गया। 26 जनवरी को 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया और इसीलिए 26 जनवरी को हमने संविधान को लागू किया। जब संविधान लागू करने के लिए हम सोच रहे थे कि कब करें, तो हमारे पास 26 जनवरी का एक बढ़िया ऐतिहासिक दिन था, तो सोचा क्यों ना इसी दिन संविधान को लागू कर दिया जाए, तो ये दिन जो है ये और ऐतिहासिक हो जाएगा, है कि नहीं। आज अगर आप 26 जनवरी 1930 को जानते हैं तो इसीलिए जानते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। यदि संविधान लागू नहीं होता इस दिन, तो शायद ये दिन जो इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए, इतिहास के पन्नों में कहीं खो कर रह जाता।
है ना, तो हमने इसको यादगार बना दिया। अब आंदोलन की बात करते हैं। कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। पूर्ण स्वराज का, आज़ादी का, स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का जो कहो लक्ष्य बनाया गया। 31 दिसंबर 1930 को रावी नदी के तट पर नया तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है, आज़ाद मान लिया गया अपने आप को। स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी हुई। पर इतना ही नहीं, ये अधिवेशन और भी कारणों से जाना जाता है। लाहौर अधिवेशन में कुछ और भी चीज थी, जानते हैं क्या? आप जो बोल रहे हैं ना, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, वो वर्तमान डिजाइन है जो आपने अभी किया। इससे पहले भी तिरंगे के अलग अलग डिजाइन रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग अगर तिरंगे का इतिहास पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक तिरंगा यहाँ भी फहराया गया था। हालांकि ये वर्तमान वाला नहीं है, ये वाला तो हमने 1947 में अपनाया है, समझ गए? तो ये जो अधिवेशन है ना, लाहौर अधिवेशन में कई और चीजें भी हुई। जैसे तय किया गया कि हम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला था उसका बहिष्कार कांग्रेस ने किया। आपको पता है वो निर्णय यही लिया गया था कि हम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे। ये भी निर्णय लिया गया कि कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेगी, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। ये सब तय किया गया इस अधिवेशन में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। और जब आंदोलन शुरू करना है तो कौन करेगा? आपको तो पता ही है, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को ये जो है क्या किया गया, ये दायित्व सौंपा गया कि भाई आपको एक आंदोलन चलाना है, जो आप कहोगे हम आपके साथ हैं। हमें क्या चाहिए? हमें तो आज़ादी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा ठीक है आंदोलन करते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी एक रणनीति थी। हमेशा महात्मा गांधी जी की जब आप बात करते हैं तो उनकी कई रणनीतियों भी हम बात, उनमें से एक ये थी कि वो हमेशा वार करने से पहले अपने शत्रु को एक मौका देते थे, है ना। जैसे आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध के पहले कई सारे शांति प्रस्ताव इधर उधर आए और कई सारे लोगों ने शांति की कोशिश की। यहाँ तक कि श्री कृष्ण को भी दूत बना के पांडवों ने कौरवों की सभा में भेजा था, इसलिए कि कहीं युद्ध टल जाए। और आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने युद्ध टालने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम उनको अपना हिस्सा दे दो तो युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन नहीं माना। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि चलो राज्य छोड़ो, मात्र 5 गांव तुम दे दो तो भी युद्ध नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी। पांडव 5 गांव में ही खुश रहेंगे। लेकिन अब अगर कोई मन बना चुका है कि नहीं लड़ना ही है तो फिर वो उसका कुछ हो नहीं सकता। दुर्योधन ने तो यहाँ तक कह दिया कि 5 गांव तो दूर की बात है, मैं तो सुई की नोक बराबर भी जमीन उनको नहीं देने वाला। युद्ध करो और ले लो जो चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी यही रणनीति अपनाई। उन्होंने वायसराय इरविन को पत्र लिखा। यंग इंडिया में एक्चुअली उन्होंने एक लेख लिखा और यंग इंडिया में अपने लेख में उन्होंने सरकार से कुछ मांग की। 11 सूत्री मांगे उन्होंने रखी कि यदि सरकार मेरी बातें मान लेती है तो मैं आंदोलन टाल दूंगा, मैं आंदोलन नहीं करूंगा। वायसराय इरविन ने और सरकार ने उनकी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, उनकी इन बातों को जो है तवज्जो नहीं दी। तो आखिरकार महात्मा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो जो है आंदोलन करे इसके सिवा। 30 जनवरी 1930 को उन्होंने यंग इंडिया में एक लेख लिखा और उन्होंने सरकार से कुछ मांगे रखी। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने 2 मार्च 1930 को वायसराय इरविन को पत्र लिखा कि मैंने आपसे रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। मतलब आप जो है मुझे मेरी मांगों को पूरा नहीं कर सकते, जो मैंने मांगा वो आप नहीं दे सकते, तो ठीक है मैं मजबूर हूँ इस आंदोलन को करने के लिए। बस उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि मैं जो है अब एक यात्रा शुरू करूँगा और एक यात्रा के साथ साथ एक आंदोलन भी शुरू करूँगा। ठीक है, सरकार ने कहा कि जो करना है करो। उस समय वायसराय इरविन जो है ना वो महात्मा गांधी को सीरियसली नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे ये। पता चला कि महात्मा गांधी एक यात्रा करने वाले हैं जो कि उनके अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेके तो समुद्र के तट पर स्थित दांडी तक जाएगी।
यहाँ तक कि कई लोगों ने तो इस पे भी अंग्रेजों ने संदेह जताया कि महात्मा गांधी इतना चल भी पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास में आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने तो ये कहा था, जिस तरीके का महात्मा गांधी का शरीर था, दुबला पतला सा शरीर था, बहुत ज़्यादा शरीर में जान दिखाई नहीं देती थी, तो उनको लगा कि इतना तो महात्मा गांधी जी चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है, रास्ते में दम तोड़ देंगे या चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे, कमजोरी का शिकार हो जाएंगे। पर महात्मा गांधी जी के बारे में उनको पता नहीं था, वो बहुत चल सकते थे। पैदल चलने की बात हो ना, उनको बहुत हैबिट थी, उनको आदत थी, तो उन्होंने जो है ना उनको हल्के में लिया। उन्होंने कहा यात्रा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। अब हम बात करते हैं दांडी यात्रा की। जब सरकार ने जो है सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करना था। महात्मा गांधी जी को चाहिए था एक मुद्दा कि आखिर किस मुद्दे को लेकर आंदोलन करें। अब मुद्दा ऐसा होना चाहिए कि जिससे हर भारतीय जो है आंदोलन से जुड़ जाए। आखिरकार उन्होंने तय किया और उन्होंने बनाया मुद्दा नमक को। उस समय भारत में सरकार जो है ना नमक कर लिया करती थी, नमक के ऊपर टैक्स था, आम आदमी नमक नहीं बना सकता था और जो नमक आप मार्केट से खरीद रहे उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है कि नमक जो है उस पर टैक्स था और इतना टैक्स था कि आम आदमी जो है वो नमक नहीं खा पाता था, तो ऐसा नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी नमक खा सकता था, इतना टैक्स था, बहुत कम था, एक नाम मात्र का टैक्स था। पर वो भी क्यों? अन्याय तो अन्याय होता है ना, कितना भी क्यों सहन करें। महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि नमक के ऊपर तो कोई कर होना नहीं चाहिए। नमक जो है पानी से मिलता है, पानी से आप प्राप्त करते हैं, पानी से अलग नमक की कोई अस्तित्व नहीं, कोई वस्तु नहीं है नमक पानी से अलग। तो आप पानी पे कोई टैक्स लगाते हैं क्या? ईश्वर ने हमें जल दिया है, पानी दिया है, इस पे सरकार टैक्स लगाती है क्या? तो आप कैसे टैक्स लगा सकते हैं? और ये तो अन्याय है ना। आपसे अगर कोई व्यक्ति दादागिरी करे और आपसे दादागिरी करके और ज़बरदस्ती कहे कि मुझे डेली जो है 1 रुपया चाहिए आपसे, बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा है, 1 रुपया मांग रहा है बस, पर आप वो भी नहीं देंगे, क्यों दें? बात 1 रुपये की नहीं है, बात उसके अत्याचार की है, उस अन्याय की है जो हम सहन क्यों करें, हम सहन। तो हमने उस चीज़ को समझा, महात्मा गांधी जी ने समझा कि यार नमक जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि एक रंक से लेकर राजा तक हर किसी के घर में मिल जाती है। इस वस्तु से हर किसी का भावनात्मक लगाव है। तो यदि नमक के मामले पे अगर कोई आंदोलन किया जाएगा तो जनता का व्यापक समर्थन मिल जाएगा, जैसा कि हुआ भी। उन्होंने इसी को मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यात्रा करूंगा और मैं जाऊंगा दांडी और मैं वहां पर जाके नमक कानून को तोड़ूंगा और आप ऐसा करने से मुझे नहीं रोक सकते। इसीलिए आंदोलन का नाम क्या है? सविनय अवज्ञा। मैं विनम्रता पूर्वक आपके कानूनों की अवज्ञा कर रहा हूं, आपके निर्देशों की, आपके नियमों की अवज्ञा कर रहा हूं। आ गया समझ में? तो ये एक आम नागरिक का मुद्दा था जो महात्मा गांधी जी ने उठाया और इसीलिए उनको समर्थन मिला। यात्रा की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 से, जो डेट महात्मा गांधी जी ने वायसराय को पहले ही बता दी थी कि 12 मार्च से मैं ये यात्रा शुरू करूंगा। महात्मा गांधी जी ने बोला और वायसराय ने कहा जो करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली। लगभग आप देखेंगे 240 मील की ये यात्रा थी और उनके साथ में 78 सहयोगी थे, है ना। 240 मील की यात्रा थी, 385 किलोमीटर के आसपास ऐसा बैठेगा। और इनके साथ में थे 78 और लोग जिन्होंने इनके साथ यात्रा को शुरू किया। अब वो कहते ना कि कारवा बढ़ता गया, वैसे ही हुआ, ठीक है, लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया। अब महात्मा गांधी जी जिस भी गांव से गुजरते वहां पर माहौल बन जाता। पहले ही उनके आगमन की तैयारी होती, उनके स्वागत की तैयारी होती, उनके भाषण की तैयारी होती। लोगों को बता दिया जाता कि महात्मा गांधी जी इस समय इस दिन यहाँ आएंगे, बोलेंगे, तो दूर दूर से लोग जो है उनको सुनने के लिए आते। अब वो आते, बोलते और ऐसा बोलते कि उसके बाद यात्रा से और लोग जुड़ जाते। उन्होंने कई लोगों को जो है सरकारी नौकरियां छुड़वाई। उनके प्रेरित करने पर, उनके जो है बोलने पर कई सारे सैकड़ों सरकारी कर्मियों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। वो आंदोलन से जुड़ गए, वो यात्रा से जुड़ गए और इस तरह से इस यात्रा को अच्छा खासा कवरेज मिलने लगा। अगले दिन, आजकल की तरह सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था।
आजकल आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, तो टीवी पे हर 1 सेकंड की खबर आपको टीवी पे मिलती रहती है, बल्कि टीवी चैनल तो आपको पता है कि न्यूज़ की तलाश में घूमते ही रहते हैं इधर उधर, तो आपको तुरंत सारी बातें पता चल जाती है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, सब जगह आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। तब ऐसा नहीं था। तब आपको पता है कि अगले दिन समाचार पत्रों में जो है यात्रा के बारे में छपता था, और लोग बड़ी उत्सुकता से अगले दिन का इंतजार करते थे कि आज यात्रा में क्या हुआ होगा, आज महात्मा गांधी जी वहां गए होंगे तो उन्होंने क्या बोला होगा, क्या हुआ होगा वहां पर। अगले दिन लोग जब उसको देखते तो फिर जो है उनमें उत्साह भर जाता था। इस तरह से देश विदेश की मीडिया ने इस यात्रा को कवर करना शुरू कर दिया। यात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अंग्रेज सरकार जो है उनका दिमाग खराब होने लगा। अब क्या करें, अब तो रोक भी नहीं सकते, उस समय रोक लेते पर उस समय हल्के में ले लिया। तो यात्रा बढ़ती चली गई। आखिरकार वो गुजरात के नौसारी जिले के दांडी नामक गांव में पहुंचे, और आपको पता है शपथ लेके निकले थे। उसके बाद साबरमती आश्रम नहीं गए, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ये महात्मा गांधी जी की विदाई थी। बस उन्होंने प्रण लिया था कि वापस जो है अब आज़ादी के पहले आना ही नहीं, वो गए ही नहीं उसके बाद। तो वो वहाँ पहुँचे और नमक कानून का उन्होंने क्या किया, एक मुट्ठी भर नमक हाथ में लिया और नमक कानून को तोड़ दिया, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन ही था। आम आदमी को ये करने की परमिशन नहीं थी, ये इजाज़त नहीं थी। नमक कानून उन्होंने इस तरह से तोड़ दिया। आ रहा है समझ में? तो नमक आंदोलन जो है वो सत्याग्रह बन गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन बन गया। इन्होंने ये तय किया कि जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया, जगह जगह पर जहां पॉसिबल हो, जिससे भी पॉसिबल हो, वो नमक यात्रा करे और इस तरह के नमक कानून को तोड़े अपने अपने इलाकों में। इसमें आप देखोगे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, ऐसी ही एक नमक यात्रा राजगोपालाचारी साहब ने की, जिनको राजा जी के नाम से जानते हैं। त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की एक नमक यात्रा जो है, क्या किया, ऐसा एक नमक यात्रा तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब ने की। उन्होंने भी ऐसा ही माहौल बना दिया गुजरात जैसा तमिलनाडु में। ऐसी ही एक यात्रा के केलप्पन साहब ने केरल में की। वाइकोम सत्याग्रह के लिए ये जाने जाते हैं। के केलप्पन साहब ये गांधीवादी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। इन्होंने ऐसी ही एक यात्रा कालीकट से पोयन्नूर तक की एक यात्रा केरल में की, एक नमक यात्रा वहां हुई। ऐसी ही नमक यात्रा आसाम में नोआखली तक, बंगाल के असम से लेके तो पश्चिम बंगाल के नोआखली के समुद्र तट तक सत्याग्रहियों ने ऐसी ही एक नमक यात्रा असम से बंगाल में की। अलग अलग राज्यों में इस तरीके की यात्राएं होने लगी। अलग अलग राज्यों में इस तरह से नमक कानून को तोड़ा जाने लगा। आंध्र प्रदेश में तो नमक कानून के लिए बाकायदा यात्राओं के लिए शिविरम बनाए गए। जानते हैं शिविरम क्या है? कभी आपसे पूछा जा सकता है शिविरम क्या है। दरअसल शिविरम शब्द बना है शिविर से। शिविर जिसको हिंदी में शिविर कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कैंप। जैसे आपने आर्मी के कैंप देखे होंगे ना, कि आर्मी जो है एक से दूसरे स्थान पे जाती है, बीच में कैंप लगाती है, रुकती है कुछ समय के लिए, फिर आगे बढ़ती है, फिर कैंप लगा। तो ऐसे जगह जगह पे है ना नमक यात्रा के हेडक्वार्टर, मुख्यालय बनाए गए और उनको शिविरम कहा गया। तो आंध्र प्रदेश में आपको इस तरीके के कई सारे कैंप मिल जाएंगे, शिविर मिल जाएंगे, जिनको शिविरम कहते थे। ये पूछा जाता है कि इसका मामला कहाँ से और कैसे जुड़ा हुआ है। ये तो नमक यात्रा की बात हो गई। भाई नमक यात्रा पूरे देश में एकदम से फैल गई। जहां जिससे बना, जैसे बना, उन्होंने यात्राएं की। ये तो मैं आपको बड़ी बड़ी बता रहा हूँ, छोटी छोटी तो बहुत सारी है। ठीक है, अनगिनत नमक यात्राएं उस समय भारत में हुई और नमक कानून को तोड़ा जाने लगा, क्योंकि ये प्रतीक बन गया इस आंदोलन का कि जहां कोई अगर नमक कानून को, आप गए अपने गांव समुद्र तट तक 10 लोगों को लेके और आपने हाथ में नमक उठा लिया, तो आपने भी नमक कानून तोड़ दिया। आप भी इस यात्रा में, आप भी शामिल हो गए इस आंदोलन में। इस तरह से मामला हो। अब ये जो आंदोलन था, ये सिर्फ नमक से नहीं, इसके आगे भी बढ़ गया। इस आंदोलन के कई कार्यक्रम थे। अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन के में क्या क्या हुआ, प्रमुख कार्यक्रम क्या थे, प्रमुख गतिविधियां क्या थी, ठीक है, गांव गांव में नमक कानून तोड़े गए, जो मैंने अभी आपको बताया। छात्र सरकारी, और यहाँ तक कि देखो इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपके इलाके में समुद्र तट हो। जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में तो कोई समुद्र नहीं है, और मध्य प्रदेश से समुद्र तक का रास्ता तो बड़ा लंबा, इतनी यात्रा तो हमसे होगी नहीं। तो अब ऐसे राज्य या ऐसे इलाके जहां पर समुद्र नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, तो उन्होंने प्रतीक के तौर पर नमक यात्राएं की।
अपने इलाके किसी तालाब में, झील में, वहाँ तक चले गए और वहाँ जाके प्रतीक के तौर पर वो नमक यात्रा जैसा कुछ कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग विरोध के लिए पुतले जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, प्रतीक के तौर पर, वैसे तो उन्होंने वहाँ भी यात्राएं की। फिर छात्रों से कहा गया था कि आप सरकारी विद्यालय, ये असहयोग आंदोलन में भी था, कोई नई चीज़ नहीं थी। ये महात्मा गांधी की रणनीति का हिस्सा था, बहिष्कार। जब वो बात करते थे सत्याग्रह की, तो आंदोलन की, तो उसमें एक बड़ा काम था बहिष्कार का। बहिष्कार किसका? हर चीज का, सरकार से जुड़ी हुई हर चीज का बहिष्कार। सरकार के स्कूल को, सरकार के कॉलेज, सरकार के दफ्तर, सरकार की अदालतें, सरकार से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं, चाहे आप देखें वस्त्र हो गए, ब्रिटेन से जो वस्त्र आ रहे हैं वो हो गए, सरकारी वस्तुएं हो गई, सबका बहिष्कार। ठीक है। छात्र सरकारी विद्यालयों को छोड़े, सरकारी कर्मचारी जो है वो छोड़ दे सरकारी नौकरी, विदेशी वस्त्र उनका बहिष्कार। विदेशी वस्त्रों की होली तो एक आम बात है जो आपने पढ़ी होगी हमेशा। सरकार को कर न दिया जाए। इस बार एक और चीज इन्होंने ऐड की कि अगर जरूरत पड़े तो आप सरकार को टैक्स देना छोड़ सकते हैं। इससे तो सरकार को और ज्यादा दिक्कत होगी। जैसे आप देखोगे बिहार में चौकीदार कर के खिलाफ टैक्स जो आंदोलन हुआ, इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला है। बिहार में होता ना क्या था, वहां पर चौकीदार टैक्स होता था। कुछ चौकीदार हुआ करते थे जो गांव की सुरक्षा के नाम पे तैनात किए जाते थे और जो जिनके वेतनवादी के लिए लोगों से टैक्स लिया जाता था। लेकिन ये चौकीदार सरकार के लिए, मतलब गांव की चौकीदारी कम और सरकार के लिए जासूसी ज्यादा करते थे। अब ये सरकार को हर एक चीज की खबर दे दिया करते थे। लोग इनसे बड़े गुस्सा थे, बड़े नाराज थे कि हम ऐसे लोगों को क्यों टैक्स दें जो हमारी जासूसी कर रहे हैं, हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम चौकीदार कर नहीं देंगे। ठीक है। इस चौकीदार कर के खिलाफ बिहार में आंदोलन हुआ। इसके साथ महिलाओं ने शराब, अफीम की दुकानों पर धरना दिया। इस आंदोलन में भी महिलाओं ने वही काम किया जो पहले भी किया था, धरना प्रदर्शन। पहले भी महिलाएं जो है घर से बाहर निकली थी, शराब की दुकानों पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, वही काम इस बार भी किया। अब इस आंदोलन के विस्तार की बात, लगभग पूरे भारत में इस आंदोलन का विस्तार हुआ। ठीक है। लगभग पूरे भारत में ये आंदोलन फैला, अपने अपने तरीके से लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। अब इसमें कुछ गतिविधियां प्रमुख है। एक आपको मिलेगा लाल कुर्ती आंदोलन। ये मामला है पेशावर का। पेशावर आजकल पाकिस्तान में आता है और उस समय उत्तर पश्चिमी भारत में आया करता था। पेशावर में एक नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिन्हें कई लोग सीमांत गांधी कहते हैं, कई लोग इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सीमांत गांधी या बादशाह खान जो थे, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, इन्होंने एक संगठन बनाया था अपना, और इस संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार मतलब सेवक। ठीक है। उस ईश्वर के, अल्लाह के, आम लोगों के, जनता के सेवक। तो एक संगठन था और उस संगठन के जो सदस्य हुआ करते थे, उस संगठन के सदस्य जो है वो पहनते थे लाल कलर की कुर्ती, कुर्ता, शर्ट, कुछ भी कह सकते, इस टाइप का पहनते थे। इसीलिए आंदोलन का नाम लाल कुर्ती आंदोलन पड़ गया, लाल कुर्ता आंदोलन पड़ गया, रेड शर्ट मूवमेंट पड़ गया। ठीक है। तो लाल कुर्ता पहन अलग ही पहचान में आ जाते थे। ठीक है। जैसे अगर कोई लाल कुर्ता पहना हुआ उस इलाके में दिखता तो लोग समझ जाते कि भाई ये खुदाई खिदमतगार संगठन का एक सदस्य है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का जो है एक अनुयायी है, फॉलोवर है, कुछ भी कह सकते। तो खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था उन्होंने वहां पर पेशावर में। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जहां पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा था, वहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का ऐसा व्यक्तित्व था कि उस इलाके में मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग लिया। मतलब पूरी तरह से इस आंदोलन से मुस्लिमों को कटने से उन्होंने बचा लिया। ठीक है। इस इलाके में मुसलमानों ने बाकायदा उनका साथ दिया और उन्होंने आंदोलन किया, इस आंदोलन में भाग लिया और उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी आंदोलन से जोड़ दिया। अब जब वहाँ ये आंदोलन हो रहा था तो सरकार परेशान थी। सरकार को एक्चुअली ये लग रहा था कि मुस्लिमों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, पर खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने अंग्रेजों को कि ये जो मुगालते थे इसको दूर कर दिया कि नहीं, मुसलमान हैं आंदोलन में। अब जब ये आंदोलन बढ़ने लगा तो सरकार को दमन तो करती है सरकार, आपको पता है, सरकार ने भेजी पुलिस। और किसको भेजा जानते हैं? हिंदू सेना को। एक ऐसी सेना भेजी गई जिसमें ज़्यादातर लोग हिंदू थे। ठीक है। मतलब हिंदू सेना से
हिंदू सेना नहीं थी, सेना को भेजा गया जिसमें ज़्यादातर लोग हिंदू थे। उन्हें ये लगा कि यहाँ मामला धार्मिक हो जाएगा, ठीक है, हम जो करते आए फूट डालो राज करो वो कर पाएंगे बड़े आराम से, हम मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को भेज रहे हैं तो वो बड़े आराम से इनको गोली मार देंगे। अब जब पेशावर में उस टोली को भेजा गया, उस टुकड़ी को भेजा गया सैनिकों की, जिसमें लगभग सब हिंदू थे, ये अंग्रेजों की चाल थी। लेकिन आप मानेंगे कि इतना ज़्यादा आंदोलन का असर कह सकते हैं या देशभक्ति की भावना बोल सकते हैं, जो भी कहें, कि अंदर से तो हम एक ही, चाहे हम कितना भी लड़ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया, मुस्लिमों पे गोली चलाने से मना कर दिया, खुदाई खिदमतगार के लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया, लाल कुर्ती वालों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ये कुछ ऐसा था जो अंग्रेज सरकार ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी इंडिया में हो सकता है, ठीक है। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का लाल कुर्ती आंदोलन बड़ा फेमस रहा है। इसी आंदोलन के समय एक आंदोलन मणिपुर में हुआ, 13 साल की एक कन्या, मात्र 13 वर्ष। आप देखो कि भारत में 13 साल के बच्चों को बहुत ज़्यादा सूझ समझ नहीं होती, अपने चचेरे भाई के आंदोलन से जुड़ती है और उसका जन्म मणिपुर में हुआ। उसका नाम था रानी गाइडिनल्यू। रानी गाइडिनल्यू जो है 13 साल की उम्र से ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई और मणिपुर और नागालैंड के इलाकों से अंग्रेजों को मुक्त कराने की कोशिश करने लगी। तो ऐसा ही एक आंदोलन आपको मिलेगा, जियातरंग आंदोलन मणिपुर में, यदुना, और मैंने जो आपको कहा 13 साल की गाइडिनल्यू। सरकार, बताओ कितनी अंग्रेज सरकार डरपोक थी, कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता, 13 साल की बच्ची को जेल में डाल दी। मतलब इतना डर कि 13 साल की बच्ची से डर रहे हो आप। भारत की आप देख रहे हैं महिला शक्ति की स्थिति कितना, मतलब अंग्रेजों को डरा दिया, ठीक है। तो 13 साल की जो कन्या है गाइडिनल्यू, उसने आंदोलन में भाग लिया। लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कम से कम मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको इतना तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप लोगों के लिए सारे सेशंस हम लोग कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी से। प्लीज़ इसको सेशन को लाइक भी करते जाओ, साथ साथ भूलो मत, है ना। अगर भूल गए तो कर दीजिए। पेड बैच बहुत जल्दी लॉन्च होगा, इसी महीने होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि फरवरी से ही हम लोग पेड कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं और कम से कम फीस में। आमतौर पर जितनी फीस आप लोग आसपास देख रहे हैं ना, अपने आसपास जितने प्लेटफॉर्म है, हमारी कोशिश वही है कि हम कम से कम फीस में, जिसमें आपका हमारा दोनों का काम चल जाए। भाई देखो, आपको पता है कि चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। यहाँ जो टीचर पढ़ाएं उनका भी घर चल जाए, उनको भी चीज़ें मिल जाए, आपका भी काम हो जाए, आपको कम से कम में क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। तो हम लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन फ़ीस बहुत कम होने वाली है। बहुत ज़्यादा फीस हम लोग, जैसे लोग आपसे आम तौर पर लिए जा रहे हैं ना, लाखों रुपए, 40,000, 50,000, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनिशियली अभी हमने सोचा है कि मात्र 14,999 रुपये में आप लोगों को पूरा 1 साल का यूपीएससी का हम लोग जो है सिलेबस पूरा उसमें करवाएंगे। 1 साल की फीस हमने मात्र इतनी सोची है, 14,999, मतलब 1,000 प्रति माह से थोड़ा ज़्यादा, ताकि कम से कम जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है ना, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर पाए, वो भी हम लोगों के साथ जुड़ सके, तैयारी कर सके। अल्टीमेटली आपको पता है कि यूपीएससी या कोई भी आप ऐसी एग्ज़ाम की बात करते हैं ना, खासकर यूपीएससी, तो वो आपकी मेहनत से ही है। कोई आपको यूपीएससी क्रैक नहीं करवा सकता, कोई आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। सिर्फ और सिर्फ हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो बस आपकी सहायता करेंगे। आपको कोई दावा नहीं करते ऐसा कि मैं कभी भी, आपको पता है कि इस मामले में थोड़ा सा अलग तरह का व्यक्ति हूँ कि मैं कभी दावे नहीं करता, फालतू फिजूल की बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, ठीक है, कि हम लोग रैंक 1 ले आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर, नहीं भाई, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ताली 2 हाथ से बजती है। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा, आप भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे। परिणामों में जो आप देख रहे हैं ना, वो सब प्रयासों पर निर्भर करता है। जितने अच्छे प्रयास होते हैं उतने अच्छे परिणाम आते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं। आप कोई कोचिंग जाएं, मत जाएं, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें ना लें, सेल्फ स्टडी करें, आपका सिलेक्शन तय है अगर आप मेहनत करना जानते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सहायता मिल जाए कहीं से तो ले लीजिए, अच्छी बात है ना। मतलब अगर आपको कोई व्यक्ति कहीं पहुंचने में आपकी सहायता कर दे तो अच्छी बात है, वरना आपको तो जाना ही है। पर सहायता मिल जाती है तो कई बार काम आसान हो जाता है ना। इसी तरह से हम लोग आप लोगों को पूरा सिलेबस करवाएंगे।
कम से कम फीस में हम लोग करवाएंगे, पूरा आपके सारे सब्जेक्ट्स उसमें होंगे, जीएस पूरा कंप्लीट रहेगा आपका, बाकी आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ ऑप्शनल भी होगा, धीरे धीरे अब सब होगा, हम लोग ऑप्शनल के लिए भी शुरू करेंगे, है ना, आपके जीएस भी रहेगा, ऑप्शनल भी रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो इतनी फीस में आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले या उससे भी नीचे आप चले जाएं तो भी इतनी राशि जो है आजकल के ज़माने में हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप देखेंगे तो स्कूल्स में आजकल बच्चों से फीस जो है कई सारी ली जाने लगी। ठीक है, तो ये, और क्वालिटी आप देखो, क्वालिटी तो आप देख सकते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो आप कई सालों से देख रहे हो कि अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ जो है वो अंदर तक समझ में आ जाए, मतलब आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे और फिर आपको रटना ना पड़े। ठीक है, इतनी मदद मैं आपकी कर दूंगा। ऐसा, अब जब ये जो 13 वर्ष की कन्या जो है, इस बालिका ने आंदोलन में भाग लिया, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको बंद कर दिया। ठीक है, सरकार ने इसको जेल में बंद कर दिया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अब सोचिए 13 साल के बच्चे को, ठीक है, आजीवन कारावास। ने यूट्यूब पर क्लासेस चलती रहेंगी। हमारे अगर ऐसे कोई भाई बंधु हैं कि जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर तो हम लोग करते ही रहेंगे। आप चाहें तो आपके पास उधर भी एक आने का ऑप्शन है, यहाँ भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको सरकार ने बंद कर दिया और फिर 1937 में शिलोंग जेल में जाके इनसे जवाहरलाल नेहरू मिले, है ना, और इनको पहाड़ों की बेटी कहा, रानी की उपाधि दी। ये भी आपको पता होगा, इन्हें रानी गाइडिन लियू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रानी की उपाधि इनको जवाहरलाल नेहरू साहब ने दी थी, है ना, पहाड़ों की बेटी भी इनको उन्होंने कहा। अब आगे आते हैं धरासना कांड। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, घोषणा की कि हम बम्बई के धरासना कांड में जो नमक कारखाना है वहाँ जाएंगे, हमला बोलेंगे और हम लोग जो है वहाँ पर ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो सरकार ने महात्मा गांधी जी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा कि महात्मा गांधी जी नहीं होंगे तो कोई जाएगा ही नहीं। लेकिन महात्मा गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद में सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी जी के पुत्र मणिलाल और उनके साथ कई लोगों ने धरासना जो है बम्बई में, वहाँ नमक कारखाने के ऊपर जो है वहाँ हमला, बोलते हमला मतलब कोई वो युद्ध नहीं लड़े, वो तो बस वहाँ जाके आंदोलन करने वाले थे। सरकार ने निहत्थे लोगों को जो है वहाँ पर लाठियों से पीटा, 2 लोग मारे गए, लगभग 300 सवा 300 लोग जो है घायल हुए हैं, और ये धरासना कांड के नाम से जाना जाता है। भाई लोग जो है वो गर्मी में, जून की बात है, मई जून की गर्मी में पिट रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं और उसके बाद बदहवास हो रहे हैं, तो वो उनको कुछ स्वयंसेवक उठा के पीछे ले जा रहे हैं, उनकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, फिर दूसरे जत्था आगे आता है, फिर उनको मारा जा रहा है, वो गिर जा, लोग जब तक खड़े, जब तक कि वो घायल नहीं हो गए, लोग डंडे खाते रहे, पर उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ किया नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसको धरासना कांड कहते हैं। एक विदेशी पत्रकार मिलर ने इसका अच्छा खासा, ठीक है, उल्लेख भी किया है, इसके बारे में बताया भी है। तो इस तरह से ये गतिविधियां जो है हमको दिखाई देती है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब ये हो गया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो पूरा नहीं हुआ है, अभी काफ़ी कुछ है जो इसमें आप लोगों को बताना है। तो अगला सेशन जो होगा हमारा, कल हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ने वाले हैं, नीति निदेशक तत्व, राज्य की नीति निदेशक तत्व वाला चैप्टर चल रहा है। जो लोग करना चाहते हैं तो कल ठीक 12 बजे आप आ जाएं क्लास में, तो हम लोग नीति निदेशक तत्व वाला चैप्टर करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा प्राचीन भारत का, एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन होगा, और फिर उसके अगले दिन आपका स्पेक्ट्रम वाला आधुनिक भारत का सेशन। तो आप इस सीरीज़ के साथ और बाकी जो मेरी और सीरीज़ चल रही है उनके साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ कल आपको बायो की भी एक क्लास मिली होगी, बड़े अच्छे तरीके से आपको मानव हृदय के बारे में पांचाल सर ने बताया है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी आते रहते हैं। आपको और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाले समय में मिलने वाली है। इकोनॉमिक्स भी चल ही रहा है, बीच में थोड़ा सा तबीयत अभी तक सर की ठीक हुई नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको, तो जैसे ही ठीक होते हैं तो रेगुलर आपकी क्लास जो है इकोनॉमिक्स की वो शुरू कर देंगे। आपका वो सेशन चलता रहेगा शाम को 8 बजे, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे। आप सभी लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जो भी छात्र या व्यूवर्स रह गए हैं लाइक करने से, वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें। चंचल कुमार सर ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
यूपीएससी विद चंचल कुमार सर, ये यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लगातार जो है 12 बजे ही क्लास हमारी होती रहेगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।